नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान और हमास के नेताओं के बीच हुई एक अहम मुलाकात पर। खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के नेता इस्माइल हानिया से कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मुद्दे पर बातचीत की। कतर वही देश है जो लगातार बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर मध्यस्थता कर रहा है और उसी के कहने पर हमास ने अब तक 4 महिला बंधकों को रिहा भी किया। हमास के एक प्रतिनिधिमंडल की ईरान के उप विदेश मंत्री से रूस में भी मुलाकात हो चुकी है। उस वक्त भी खबर आई थी कि सभी बंधकों को ईरान के सुपुर्द किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कतर में हो रही इस मुलाकात में भी बंधकों के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला हो। जावेद मंसूरी हमारे साथ लेबनान से जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या पता चल रहा है इस पर? जावेद से हम इस पर बात करेंगे। इस बीच हमास ने जंग के 25वें दिन 3 महिला बंधकों का एक वीडियो जारी किया। ये तीनों बंधक इजरायल की नागरिक हैं और इसलिए माना जा रहा है कि इस वीडियो को जारी कर हमास ने नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश की। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था और उनमें 3 महिला बंधकों का उन्होंने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में नजर आई तीनों महिलाओं में सिर्फ एक ने अपनी बात रखी और उसने अपने संदेश की शुरुआत ही बंधकों की रिहाई के मुद्दे से की। और इस लड़ाई में उनकी या उनके परिवार की क्या गलती है? माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए हमास ने इजरायल की सरकार के प्रति बंधकों के गुस्से को जाहिर कराने की कोशिश की, क्योंकि उसने जो वीडियो जारी किया उसमें सभी बंधक अपने देश की सरकार पर भड़के दिखाई दिए। और हमास का दावा है कि इन तीनों की ही तरह सभी बंधक अपनी रिहाई में देरी के लिए इजरायल को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि हमास ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल के सामने शर्त रख दी थी। इजरायल के मुताबिक हमास के कब्जे में 220 से ज्यादा लोग हैं जिनकी रिहाई के लिए हमास ने पहले ही इजरायल को अपनी शर्तों की जानकारी दे दी थी। 7 अक्टूबर को इजरायल में हमले के बाद हमास ने अलग अलग इलाकों से कई लोगों को बंधक बना लिया था। उनमें सिर्फ इजरायल के ही नागरिक नहीं थे बल्कि कई और देशों के लोग भी शामिल थे। और इसी वजह से दुनिया के कई और देश भी इजरायल पर दबाव बना रहे हैं कि वो बंधकों की रिहाई के लिए फूंक फूंक कर कदम उठाए। हालांकि हमास ने जो शर्त रखी थी उसमें 1-2 नहीं बल्कि इजरायल की जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग की गई थी। उस वक्त हमास ने साफ कर दिया था कि जब तक इजरायल की सरकार उसकी ये मांग पूरी नहीं करेगी तब तक वो एक भी बंधक को रिहा नहीं करेगा। जिसके बाद इजरायल ने भी पलटवार किया था कि वो तब तक गाजा को मिट्टी में मिलाता रहेगा जब तक हमास बंधकों को नहीं छोड़ देता। और इसीलिए जब हमास ने यह वीडियो जारी किया तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। इसके साथ ही नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो हमास के सामने नहीं झुकेंगे, जिसका मतलब है कि हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी रहेगी। अपने बयान में नेतन्याहू ने हमास की तरफ से जारी उस वीडियो का जिक्र किया और उसमें नजर आई तीनों महिलाओं को जल्द रिहा करवाने का भरोसा भी दिया। उन्होंने बाकी सभी बंधकों को भी इजरायल की सेना पर भरोसा रखने की सलाह दी। नेतन्याहू के मुताबिक हमास ने इस वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और उनका मानना है कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। यही वजह रही कि इजरायल पिछले हफ्ते से ही गाजा में जमीनी हमला शुरू करने से पहले सर्जिकल स्ट्राइक करने में जुटा है। लेकिन इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने कई बार गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसने गाजा में हमास के कई कमांड सेंटर और सुरंगें तबाह कर दी ताकि वो जल्द से जल्द बंधकों तक पहुंच सके। और इजरायल ने यही रुख उस वक्त भी अपनाया था जब पिछले हफ्ते हमास ने उसके 2 नागरिकों को रिहा कर दिया था। वो दोनों बंधक इजरायल की बुजुर्ग महिलाएं थीं जिन्हें हमास ने खराब सेहत की वजह से छोड़ दिया था और जिन्हें रिहा कर हमास ने वाहवाही बटोरने की कोशिश की थी। दोनों बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ते हुए हमास ने कहा था कि उसने उन महिलाओं को इंसानियत की वजह से छोड़ा। दोनों महिलाओं की रिहाई के वक्त का जो वीडियो हमास ने जारी किया था उसमें भी उसके लड़ाके उनका ख्याल रखते दिखाई दिए थे। लेकिन इजरायल ने हमास के वीडियो को दिखावा बताया था। उसने हमास पर यह आरोप लगा दिया था कि उसके लड़ाके बंधकों से बदसलूकी करते हुए उन पर जुल्म ढा रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद इजरायल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए ताकि उसके हमलों से घबराकर हमास उसकी मांग मान ली। लेकिन माना जा रहा है कि हमास ने अब बंधकों का वीडियो जारी कर इजरायल की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तेज कर दी। लेकिन हमास के इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायल के कई लोगों की उम्मीद बढ़ गई कि जल्द ही बंधकों की रिहाई संभव हो सकेगी। ये उम्मीद खास तौर पर उन लोगों ने जताई जिनके घर वाले हमास के कब्जे में और जिनकी रिहाई के लिए वो लोग पिछले कई दिनों से इजरायल में प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों में हजारों लोग 7 अक्टूबर के बाद से ही प्रदर्शन करने में जुटे हैं। वो रोजाना सड़कों पर इकट्ठा होकर बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं।
इस बीच हमास के इस वीडियो को देखते ही इजराइल के कई लोगों को अपने घर वालों के सुरक्षित होने की उम्मीद जग गई। But to see that there's a chance that our beloved people they are alive. इसी मुद्दे पर इजराइल की सरकार के खिलाफ कई शहरों में लोगों ने मोर्चा भी खोल रखा है। खबर है कि इजराइल में हजारों लोगों के साथ साथ अब सरकार में शामिल कुछ पार्टियों ने भी बेंजामिन नेतन्याहू पर इसके लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ये दल गाजा में हो रही सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन चलाकर अपने एक सैनिक को हमास के कब्जे से छुड़ा लिया। बंधकों को छुड़वाने में जुटे इजराइल को ये पहली सफलता मिली। और इजराइल की सेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से में ये ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत उसने ओरी मेगदिश नाम की महिला सैनिक को हमास के चंगुल से छुड़ा लिया। 7 अक्टूबर से जारी जंग में यह पहली बार हुआ जब इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों के कब्जे से किसी बंधक को रिहा करवाया। ओरी मेगदिश को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के एक सैन्य अड्डे से बंधक बना लिया था, लेकिन रिहाई के बाद वो अपने घर लौट आए, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी कि वो दूसरे बंधकों को भी जल्द रिहा करे, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। הישג שמבטא את המחויבות שלנו להביא לשחרור כל החטופים. हालांकि इससे पहले हमास 4 बंधकों को रिहा कर चुका है, यानी इजराइल की सैनिक को मिलाकर हमास के कब्जे से 5 लोगों की रिहाई हो चुकी है। माना जाता है कि 220 से ज्यादा लोग उसकी कैद में हैं। लेकिन हमास ने इजराइल की सैनिक को रिहा करवाने के दावे को ही गलत बता दिया। हमास ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए इजराइल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। और हमास ने इस बात से साफ इनकार किया कि इजराइल ने अपनी सैनिक को रिहा करवा लिया। हमास के मुताबिक दुनिया भर में इजराइल की सेना की जो किरकिरी हो रही है, उसी से बचने के लिए नेतन्याहू ने ये चाल चली। यही नहीं, गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के दावे को भी हमास ने गलत बताया। उसने 2 टूक कहा कि टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की फोटो दिखाकर इजराइल गाजा में सिर्फ अपनी मौजूदगी साबित करना चाहता है, जबकि उसके लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा में बढ़ने नहीं दे रहे। हमास का दावा है कि वो जमीनी हमला करने के इजराइल के प्लान को पूरा नहीं होने देगा। जंग की शुरुआत से ही इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करने की धमकी दे रहा है। हालांकि वो लगातार अपनी जमीन से गाजा पर बमों और मिसाइलों की बारिश कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान और हमास के नेताओं के बीच हुई अहम मुलाकात पर कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात की खबर है। दोनों के बीच इजराइल जंग के हालात पर बातचीत की खबर आई। माना जा रहा है कि इस बैठक में बंधकों के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। जावेद मंसूरी हमारे साथ लेबनान से जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या पता चल रहा है इस बैठक के बारे में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात ये किशोर हुई है कतर में हमास के नेता की और ईरान के विदेश मंत्री की। देखिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिणी लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह बहुत सक्रिय है शुरुआत से ही, और ऐसे में न सिर्फ बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर बल्कि आगे इस युद्ध को किस तरह से ले जाया जाएगा, क्योंकि 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इसराइल लगातार गाजा में एक्शन ले रहा है, और वहीं माफ़ कीजिएगा दक्षिणी लेबनान के हिस्से से हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। तो ऐसे में इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि आगे युद्ध को किस तरीके से लिया जाए। जी। और इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने भी बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर पश्चिम एशिया के देश कतर का दौरा किया। इससे पहले कतर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है, ताकि हमास के कब्जे से सभी बंधकों की जल्द रिहाई का रास्ता साफ हो सके। कतर ने कई बार ये पेशकश की कि वो बंधकों के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। यही नहीं, हाल ही में जब इजराइल की 2 नागरिकों को हमास ने रिहा किया था, तब भी यह खबर सामने आई थी कि कतर और मिस्र ने मिलकर इसके लिए हमास पर दबाव बनाया था। और माना जा रहा है कि इसीलिए मोसाद के चीफ ने कतर का दौरा किया ताकि वो इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ा सके। खबर है कि इस दौरान मोसाद के प्रमुख और कतर के प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर चर्चा की। और बंधकों के अलावा गाजा में आम लोगों तक मदद पहुंचाने पर भी उन्होंने मंथन किया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने क्या फैसला लिया। लेकिन बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर अमेरिका ने भी कतर से बातचीत तेज कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और अमेरिका ने भी कतर से यह अपील की कि वो बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश तेज करे। इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बातचीत की। ब्लिंकन इससे पहले कतर का दौरा भी कर चुके हैं और जंग शुरू होने के बाद जब वो इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे, तब उन्होंने कतर की भी यात्रा की थी। माना जा रहा है कि अमेरिका कतर पर मध्यस्थता करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास के लड़ाकों के कब्जे में उसके भी कई नागरिक हैं, और हमास ने पहली बार जिन 2 बंधकों को रिहा किया था, वो दोनों अमेरिकी नागरिक ही थे। उन दोनों की रिहाई भी कतर की वजह से ही मुमकिन हो पाई थी।
बड़ी खबर है, हमास मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड से जुड़ी खबर है कि गाजा पट्टी में घुसी इजराइल की सेना के लिए हमास की अल कासम ब्रिगेड काल बन चुकी है। हमास की तरफ से यह दावा किया गया कि उसकी इस ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों पर इतना भयानक हमला किया कि उन्हें गाजा पट्टी से उल्टे पैर लौटना पड़ा। दावा यह भी है कि हमास के हमले में इजराइल के कई सैनिकों की मौत हो गई, जिससे गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी ऑपरेशन को तगड़ा झटका लगा। मतलब हमास की अल कासम ब्रिगेड के आगे इजराइल की हाईटेक आर्मी जंग में जूझ रही, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास की इस खतरनाक ब्रिगेड ने इजराइल की सेना को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। आरोप है कि हमास की अल कासम ब्रिगेड ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमलों को अंजाम दिया था और वहां ऐसा कत्लेआम मचाया था कि जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप गई थी। 7 अक्टूबर को अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल की जमीन को यहूदियों के शवों से पाट दिया था। सबसे बुरे हालात दक्षिणी इजराइल में मौजूद किबुत्ज रईम इलाके के थे, क्योंकि वहां इस ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक साथ 250 से ज्यादा लोगों की सामूहिक हत्या कर दी थी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक उस रोज अल कासम ब्रिगेड के हमलों में इजराइल में करीब 1400 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था, जिसके बाद से इजराइल ने हमास को गाजा पट्टी से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। वो लगातार हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा, लेकिन इसके बाद भी हमास की अल कासम ब्रिगेड हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इजराइल के जमीनी हमले में सबसे बड़ी चुनौती अल कासम ब्रिगेड ही है, जो गाजा पट्टी में घुसी इजराइल की सेना पर करारा प्रहार कर रही है और उसके लड़ाके इजराइल के सैनिकों पर काल बनकर टूट रहे हैं। जबकि इजराइल गाजा पट्टी में हमास को मिटाने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू कर चुका है, जिसके लिए इजराइल की सेना हवाई हमलों के साथ साथ टैंकों और दूसरे खतरनाक हथियारों से हमले कर रही है। लेकिन अंधाधुंध हमलों के बाद भी हमास की अल कासम ब्रिगेड गाजा पट्टी में लंबी लड़ाई लड़ने का दम भर रही है। अल कासम ब्रिगेड के इस ऐलान के बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की ये जंग लंबी चलेगी। हमास की इस ब्रिगेड ने यह भी साफ कर दिया कि गाजा पट्टी में उसके लड़ाके इजराइल की हाईटेक आर्मी के आगे आखिरी सांस तक घुटने टेकने वाले नहीं है। और इसी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल को जवाब देने के लिए गाजा पट्टी में हमास ने पूरी ताकत जुटा रखी है। और कुछ रोज पहले ही हमास की अल कासम ब्रिगेड ने एक बयान जारी कर यह हुंकार भरी थी कि वो इजराइल के जमीनी हमले से डरने वाला नहीं है, बल्कि वो उसकी सेना के साथ आमने सामने की जंग के लिए कमर कस चुका है। मतलब हमास की ये ब्रिगेड इजराइल के सामने उसके जमीनी अभियान में सबसे बड़ी अड़चन साबित हो सकती है, क्योंकि इस ब्रिगेड में शामिल लड़ाकों की लड़ाई का तरीका और उनकी ट्रेनिंग इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इजराइल की सेना के मुताबिक अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके मिनटों में दुश्मनों को ढेर करने के लिए पाइप से रॉकेट तक बना लेते हैं। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि हमास के पास इजराइल से आर पार की जंग के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में रॉकेट मौजूद हैं, जो इजराइल की सेना में भगदड़ और तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों को रॉकेट और IED यानी बम बनाने में महारत हासिल है और वो हमला करने के लिए सबसे ज्यादा रॉकेट और छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और इजराइल की सेना के मुताबिक इस ब्रिगेड के लड़ाके पाइप से दुश्मन पर हमले के लिए रॉकेट बना लेते हैं। इसके अलावा अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध यानी घात लगाकर हमला करने में भी माहिर है। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि जमीनी लड़ाई में अल कासम ब्रिगेड के लड़ाके सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इजरायली सैनिकों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, जिससे निपटने में इजराइल की सेना को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। असल में अल कासम ब्रिगेड फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की मिलिट्री विंग है, जिसका काम इजराइल की ताकतवर और आधुनिक सेना से जंग लड़ना है। और 7 अक्टूबर को इजराइल में मौत का तांडव मचाने से लेकर पिछले 25 दिन से हमास की यह ब्रिगेड जंग के मैदान में इजरायली सेना के सामने खड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की अल कासम ब्रिगेड में शामिल लड़ाकों को बेहद क्रूर माना जाता है, क्योंकि आरोप है कि इजराइल में हमले के दौरान इसके लड़ाकों ने छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में हमास के बड़े नेता सलाह शाहदा ने इस मिलिट्री विंग को बनाया था, जिसका मकसद इजराइल का नामो निशान मिटाने के लिए उससे जंग लड़ना है। इस मिलिट्री विंग का चीफ मोहम्मद दईफ है, जबकि इसका डिप्टी कमांडर मरवान आइसा बताया जाता है। आरोप है कि अपने गठन के बाद से ही अल कासम ब्रिगेड मोहम्मद दईफ की अगुवाई में इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम देती रही है। उसने इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए कई आत्मघाती हमले भी किए हैं। लेकिन इजराइल को 2002 में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली थी जब उसने एक हवाई हमले में अल कासम ब्रिगेड के संस्थापक सलाह शाहदा को ढेर कर दिया था। लेकिन हालांकि दावा है कि थोड़े ही वक्त में हमास की इस मिलिट्री विंग ने गाजा पट्टी में खुद को मजबूत कर लिया था, जिससे निपटने में इजराइल की सेना को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की इस मिलिट्री विंग में 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। इसके अलावा इस ब्रिगेड के पास आधुनिक हथियारों के साथ रॉकेटों की बड़ी खेप होने का भी दावा किया जाता है।
हालांकि हमास की इस ब्रिगेड की ताकत का सही अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान से मिले हथियारों से अल कासम ब्रिगेड की ताकत बहुत बढ़ गई है। क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इसराइल के साथ टकराव में हमास की इस मिलिट्री विंग ने 4,400 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। लेकिन इस बार अल कासम ब्रिगेड के पास रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और घातक ड्रोन भी मौजूद है। हालांकि हमास की यह ब्रिगेड सीधी लड़ाई के बजाय गाजा पट्टी की सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा करती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसके पीछे अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दईफ का दिमाग है, क्योंकि माना जाता है कि हमास की इस मिलिट्री विंग के लड़ाकों को गाजा पट्टी में बनी सुरंगों की पूरी जानकारी है। गाजा पट्टी के नीचे बनी किसी सुरंग में कौन से हथियार रखे गए हैं और कौन सी सुरंग कहां निकलती है, इसका पूरा लेखा जोखा अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों के पास मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी के नीचे हमास ने इन सुरंगों को जंग लड़ने के मकसद से ही बनाया था, ताकि वक्त आने पर वो इन सुरंगों के जरिए इजराइल की सेना पर हमला कर सके। और इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा पट्टी के नीचे 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का जाल बिछा हुआ, जो बाहरी दुनिया के लिए किसी भूल भुलैया या यूं कहें कि किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं है। दावा यह भी है कि उन सुरंगों में हमास ने अपना कमांड सेंटर तक बना रखा है, जहां उसके कई टॉप कमांडर छिपकर इजराइल पर हमले की साजिश रचने में जुटे हैं। और दावा किया जा रहा है कि अल कासम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दईफ भी गाजा पट्टी के नीचे बनी सुरंगों में ही छिपा है। इजराइल का आरोप है कि मोहम्मद दईफ ही 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड है। और उसी के इशारे पर अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल में शवों का अंबार लगा दिया था। इजराइल पर कैसे हमला करना है, गाजा पट्टी के किस इलाके से इजराइल में दाखिल होना है और इजराइल के किस इलाके में यहूदियों की बेरहमी से हत्या करनी है, इस एक चीज की प्लानिंग करने का आरोप मोहम्मद दईफ पर ही है। मतलब इजराइल को गहरे घाव देने वाला और कोई नहीं बल्कि अल कासम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दईफ है। और इसी वजह से उसका पता लगाने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी दईफ का सुराग खंगालने में जुटे हैं। लेकिन इजराइल के मीडिया का दावा है कि जंग के 25 दिन गुजर जाने के बाद भी इजराइल के पास अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दईफ का एक भी सुराग मौजूद नहीं है। और इसी वजह से मोहम्मद दईफ इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। वो कहां है, किस इलाके में छिपा है और वो कैसे खुफिया एजेंसियों को चकमा दे रहा है, इसका एक भी सुराग इजराइल के पास मौजूद नहीं। हालांकि इजराइल का दावा है कि जल्द ही अल कासम ब्रिगेड का चीफ और हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ उसकी गिरफ्त में होगा, ताकि उससे एक यहूदी की हत्या का बदला लिया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में मौजूद एक रेफ्यूजी कैंप में मोहम्मद दईफ का जन्म हुआ था। उस दौरान गाजा पट्टी पर मिस्र का कब्जा था, लेकिन 2 साल बाद 1967 में इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी को छीन लिया था। हालांकि 1987 में हमास के बनने के बाद दईफ सिर्फ 22 साल की उम्र में उससे जुड़ गया था। ये वो समय था जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आरोप है कि उस दौरान मोहम्मद दईफ ने इजराइल में कई आत्मघाती धमाके करवाए थे, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसीलिए दईफ इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने इस सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन को ढेर करने के लिए इजराइल कई बार उस पर हमले कर चुका है। लेकिन हर बार अल कासम ब्रिगेड के मुखिया मोहम्मद दईफ ने मौत को मात दे दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक दईफ न सिर्फ 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, बल्कि 2014 में भी उसी ने इजराइल के खिलाफ हमास की आक्रामक रणनीति बनाई थी। उस दौरान भी इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग हुई थी और आरोप है कि इजराइल पर हमले की अगुवाई मोहम्मद दईफ ने ही की थी। इसीलिए पिछले कई साल से दईफ इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। उसे मारने के लिए 2014 में इजरायली सेना ने उसके घर पर हमला किया था, जिसमें दईफ की पत्नी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी मारी गई थी। इसके बाद 2021 में इजराइल ने दईफ को 7 बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो बच निकला। इजराइल के मीडिया के मुताबिक दईफ हमास का इकलौता ऐसा मिलिट्री कमांडर है जो इतने लंबे समय से जिंदा है। इसी वजह से उसे हमास का बुलेट प्रूफ लेजेंड कहा जाता है। और सिर्फ हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ही नहीं, बल्कि हमास की नचाबा फोर्स भी इजराइल के सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 25 दिन से गाजा पट्टी में इजराइल की सेना से जंग लड़ रही नचाबा फोर्स हमास की स्पेशल मिलिट्री यूनिट है। और आरोप है कि अल कासम ब्रिगेड के साथ मिलकर नचाबा फोर्स के लड़ाकों ने भी इजराइल में कोहराम मचा दिया था। इसी वजह से इजराइल की सेना के निशाने पर स्पेशल मिलिट्री यूनिट के ठिकाने हैं, जिन्हें ध्वस्त करने के लिए वो लगातार हवाई हमले कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नचाबा फोर्स एक ऐसी स्पेशल यूनिट है जिसमें शामिल लड़ाकों को हमास के टॉप कमांडरों और नेताओं की टीम चुनती है। और इस फोर्स के लड़ाके दुश्मन पर घात लगाकर अटैक करने, सुरंगों के जरिए घुसपैठ करने,
एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से हमला करने में माहिर होते हैं। दावा यह भी है कि नजाबा फोर्स के लड़ाके चरमपंथी संगठन हमास के बड़े नेताओं को सुरक्षा देने का काम भी करते हैं। लेकिन इस बीच इजरायल की फौज ने 7 अक्टूबर के हमलों की अगुवाई करने वाले हमास के कमांडर को ढेर करने का दावा कर दिया। इजरायल के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा के उत्तरी इलाके में एयर स्ट्राइक की और हमास के टॉप कमांडर नसीम अबू उजैना को मार गिराया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक नसीम अबू उजैना हमास की बेत लहिया बटालियन का कमांडर था, जिसे इजरायल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसियां 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमलों के बाद से तलाश कर रही थी। क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि इजरायल पर हमले को अंजाम देने में नसीब अबू उजैना का ही हाथ था। और इजरायल की सेना के मुताबिक गाजा के उत्तरी इलाके में पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसी शिन बेट जानकारी इकट्ठा करने में जुटी थी, क्योंकि गाजा की सुरंगों में छिपे हमास के कमांडरों और लड़ाकों को ढूंढना इतना आसान नहीं था। लेकिन वहां हवाई हमले कर इजरायल की फौज ने हमास को बड़ा झटका दे दिया। माना जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के बाद इजरायल गाजा में कभी भी जमीनी हमले कर सकता है, क्योंकि इजरायल की सेना ने हमास के खतरनाक कमांडर नसीम अबू उजैना को ढेर कर उसका प्लान फेल कर दिया। और इसे जंग में हमास के लिए तगड़ा झटका बताया जा रहा है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हुए ताबड़तोड़ हमलों का मास्टरमाइंड हमास के बेत लाहिया बटालियन का कमांडर नसीम अबू उजैना ही था, जिसने इजरायल पर बमबारी कर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इजरायल की सेना के मुताबिक नसीम अबू उजैना ने हमास के हवाई हमलों की कमान संभाली थी। इसके साथ ही हमास ने उसे ड्रोन से हमला करने और लड़ाकों को ड्रोन अटैक के लिए ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी थी, ताकि इजरायल पर भीषण हमले कर वहां तबाही मचाई जा सके। और दावा किया गया कि मारा गया टॉप कमांडर नसीम अबू उजैना हमास में नए लड़ाकों की भर्ती भी करवाता था, जो हवाई हमलों को और घातक बनाने के लिए नसीम अबू उजैना के साथ काम करते थे। बताया गया कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमलों से पहले उसने पूरी साजिश रची और गाजा की सुरंगों में छिपकर हमास के लड़ाकों को हवाई हमलों के लिए तैयार किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि वो 7 अक्टूबर से पहले भी इजरायल के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दे चुका है। इसलिए खून की प्यासी बनी बेत लाहिया बटालियन ने 7 अक्टूबर को इजरायल में कत्लेआम मचा दिया था। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की सेना ने दावा किया कि इजरायल पर हमलों के पीछे हमास की बेत लाहिया बटालियन का ही हाथ था, जिसके लड़ाकों ने इजरायल के किबुत्ज एरेज और नदीव हजारा इलाके में हजारों लोगों की जान ले ली थी। माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास ने अपनी इसी बटालियन के दम पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाकर जंग की शुरुआत की थी, क्योंकि हमास की बेत लाहिया बटालियन बेहद खतरनाक मानी जाती है, जिसने इजरायल के सुरक्षा कवच माने जाने वाले आयरन डोम तक को चुनौती दे डाली। और बेत लाहिया बटालियन के सामने इजरायल के घातक हथियार भी धरे के धरे रह गए। इससे साफ तौर पर बेत लाहिया बटालियन की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके लड़ाकों ने न सिर्फ वहां बच्चों और महिलाओं समेत हजारों लोगों की हत्या की, बल्कि कई लोगों को बंधक बनाकर इजरायल की सेना को कड़ी चेतावनी तक दे दी। असल में बेत लाहिया गाजा का एक इलाका है और इसी इलाके में हमास के लड़ाकों को हवाई हमले की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। और बेत लाहिया इलाके में ही एयर स्ट्राइक कर इजरायल की सेना ने उसके कमांडर नसीम अबू उजैना को मार गिराया। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम इजरायल के किबुत्ज नीर ओज इलाके में पहुंची, जहां 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने जमकर कोहराम मचाया था और भीषण हमले करके उस इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया था और वहां 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमास ने कुछ लोगों को तो जलाकर मार डाला था। यही नहीं, हमास के हमले के बाद किबुत्ज नीर ओज में केवल आधी ही आबादी बची है। इजरायल का किबुत्ज नीर ओज गाजा की सीमा के करीब है और वहां करीब 400 लोग रहते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने हमला कर 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही हमास के हमले के बाद से 80 लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब करीब आधी आबादी या तो बंधक है या मार दी गई है। इजरायल के किबुत्ज नीर ओज इलाके से एक और वीडियो सामने आया, जहां बमों से कई घरों को तबाह कर दिया गया। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने पहले उस इलाके को चारों तरफ से घेरा और फिर ग्रेनेड से हमला किया, जिसकी वजह से पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। और उसी के बाद शुरू हुए इजरायल की फौज ने गाजा पट्टी में बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया और पिछले 24 घंटे में ही हमास के 4 कमांडरों के ढेर होने की खबर आई। इजरायल की फौज ने वेस्ट बैंक के रमल्ला इलाके में धावा बोला और हमास के कमांडर सलेह अल अरोरी के घर पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी, जिसमें हमास के टॉप कमांडर सलेह अल अरोरी का घर तबाह हो गया, जबकि गाजा में इजरायल की सेना ने उसके दूसरे कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक हमास की इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडर शादी बारूद पर भी इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने निशाना बनाया, जिसके बाद सेना ने उसे ड्रोन अटैक कर ढेर करने का दावा कर दिया। इसके अलावा इजरायल की फौज ने हमास के दूसरे कमांडरों रिफत अब्बास, इब्राहिम जदबा और तारिक मारूफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर उन्हें मार गिराने का दावा कर दिया।
जिसका मतलब यह कि इजराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक हमास के 30 से ज्यादा कमांडरों को ढेर कर दिया। इनमें हमास के टॉप कमांडरों के नाम भी शामिल हैं जो इजराइल की ओर से किए गए हमलों में मारे गए, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमलों के बाद वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें हमास के उन कमांडरों और नेताओं के नाम शामिल किए गए थे जिन्होंने हमले को अंजाम देने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। इसलिए उस लिस्ट में शामिल कमांडरों को इजराइल के सैनिक चुन चुन कर मौत के घाट उतारने में जुटे हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अगर उस लिस्ट में शामिल हमास के सभी कमांडरों को ढेर कर दिया गया तो हमेशा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का भी खात्मा हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 24 घंटे में हमास के 300 से ज्यादा अड्डों को तबाह करने का दावा भी किया, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आई। क्योंकि इजराइल की फौज ने हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली, इसलिए गाजा के अलग अलग इलाकों में सैनिकों ने धावा बोला और हमास के करीब 300 ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसके लिए इजराइल की सेना ने एंटी टैंक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की मदद ली, जिसे गाजा में हमास के 300 ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बताया गया कि इस कार्रवाई के दौरान सैनिकों ने उन सुरंगों को भी निशाना बनाया जिनमें हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा किया जा रहा है, जिनके खिलाफ इजराइल की सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बड़ी खबर आई गाजा पट्टी में हो रहे इजराइल के हमलों पर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया। उन्होंने खुलकर बोल दिया कि इजराइल के युद्ध विराम करने का मतलब हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा और इजराइल ऐसा नहीं करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो हमास के सामने 2 विकल्प तक रख दिए। पहला, वो बिना शर्त सरेंडर करे, दूसरा खत्म हो जाए। इजराइल और हमास की जंग के 25वें दिन नेतन्याहू ने जंग के तेज होने का ऐलान भी कर दिया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की मांग की और आंकड़े जारी किए कि गाजा में रोजाना 400 बच्चे हमलों की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन इजराइल रुकने के मूड में नहीं लग रहा है। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलकर यह बोल भी दिया और बता दिया कि वो हमास के अंत से पहले नहीं रुकेंगे, क्योंकि युद्ध विराम करने का मतलब हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा। यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इजराइल के गाजा में हमले नहीं रुकेंगे। और जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक गाजा पर जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते कहर टूटता रहेगा। जंग के 25वें दिन भी गाजा पर वैसे ही हमले हुए जैसे जंग के पहले दिन हुए थे, क्योंकि गाजा पट्टी में सुबह काले धुएं से हुई। इजराइल की बमबारी की वजह से कई इमारतों की बर्बादी का सिलसिला जारी रहा और आसमान धुएं के गुबार से भर गया। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में टारगेट को पहचान कर हमले कर रही है, जिसका उसने वीडियो भी जारी किया, जिसमें केवल हमास के ठिकाने ही नहीं बल्कि उसके लड़ाके भी नजर आए, जिन्हें इजराइल की सेना ने हवाई हमलों में खत्म कर दिया। यानी जंग रुकने के कोई आसार नजर नहीं आए, क्योंकि नेतन्याहू ने 2 टूक बोल दिया कि वो हमास को खत्म करने से कम पर नहीं मानेंगे। उन्होंने गाजा में इजराइल के हमलों पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक अंदाज में बात की और इजराइल पर गाजा में बेगुनाह लोगों को मारने के आरोपों का जवाब दिया। और इजराइल में 7 अक्टूबर को खून खराबा करने वाले हमास के खिलाफ आग उगली और दुनिया को बेधड़क होकर बता दिया कि इजराइल युद्ध विराम नहीं करेगा। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. नेतन्याहू ने कसम खाई कि वो हमास को इतिहास बनाकर ही रुकेंगे। We're going to resign them to the dustbin of history. That's my goal. 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाके दक्षिणी इजराइल में घुसे थे, उसके बाद से ही नेतन्याहू के यही तेवर दिखे, क्योंकि इजराइल के सैकड़ों लोगों के साथ बर्बरता हुई। 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद इजराइल ने गाजा को नर्क बना डाला, क्योंकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों का नेटवर्क पूरी गाजा पट्टी में फैला है और उसके अंत के लिए उसे हमास के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना हो। इसलिए इजराइल गाजा पर ट्रिपल अटैक कर रहा है। पहले उसने आसमान से आग उगली, फिर समंदर के रास्ते हमास की नाक में दम किया, और अब इजराइल के टैंक और सैनिक जमीन के रास्ते गाजा में घुस रहे हैं और छोटे छोटे हमलों से हमास की कमर तोड़ रहे हैं। इजराइल की सेना इसे गाजा पर जमीनी हमलों की तैयारी कह रही है और इसीलिए पिछले हफ्ते उसने उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ट्रेलर दिखाया था और सुबह सुबह एक बार फिर उसके टैंक गाजा की रेतीली जमीन पर कहर ढाने के लिए घुसे। जिस समय इन टैंकों की गाजा में एंट्री हुई, इजराइल के सैनिकों की उन पर नजर थी, क्योंकि ये टैंक हमास के चुने हुए टारगेट को उड़ाने घुसे थे और उन्होंने वही किया और हमास के कई ठिकानों के चिथड़े उड़ा दिए। इजराइल की सेना के प्रवक्ता का बयान आया कि उन्हें इस ऑपरेशन के लिए 2 लक्ष्य दिए गए थे। पहला, हमास को बर्बाद करना और दूसरा, बंधकों को सुरक्षित वापस लाना। और इसीलिए वो जमीन के रास्ते गाजा में घुसकर हमास को खत्म कर रही।
हालांकि इजराइल की सेना ने जब यह ऑपरेशन शुरू किया था तो उसने साफ कर दिया था कि यह हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, मतलब असली ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होना अभी बाकी है। लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल की सेना 3 तरफ से गाजा में घुस रही है। समंदर और आसमान से तो पहले ही गाजा दहल रहा था और अब इजराइल के टैंक भी गाजा में घुसकर मार कर रहे हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने बयान दिया कि गाजा में उसके ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के 600 ठिकाने बर्बाद हुए, जिनमें हमास के हथियारों के डिपो और एंटी टैंक मिसाइलें दागने के ठिकाने शामिल हैं। जिसके बाद हमास की मिलिट्री विंग का बयान आया, जिसमें कहा गया कि हमास के लड़ाकों की इजराइल की सेना की टुकड़ी से झड़प हुई। मतलब इजराइल ने जमीन के रास्ते भी गाजा में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू नहीं बल्कि उनके मंत्री भी डंके की चोट पर हमास को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने हमास को 2 रास्ते दिए। पहला, हमास इजराइल के आगे हथियार डाले, दूसरा वो इजराइल के हाथों खत्म हो जाए। इससे पहले नेतन्याहू ने इजराइल के लोगों से हमास से जंग जीतने का वादा भी किया। Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. मतलब इजराइल की सरकार ने सीज फायर की हर गुंजाइश को खत्म कर दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने बाइबल का भी उदाहरण दिया और बयान दिया कि शांति और युद्ध का समय होता है और ये युद्ध का समय है। मतलब इजराइल जंग नहीं रोकेगा। कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने बयान दिया था कि हमास के हमले से जुड़े हर मामले की जांच होगी, लेकिन उसके लिए जंग खत्म होने तक इंतजार करना होगा, जिसके बाद इजराइल में नेतन्याहू की आलोचना भी की गई थी। क्योंकि नेतन्याहू ने हमास के हमले की जांच की बात कहकर अपने ही लोगों को नाराज कर दिया था। במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי. यही नहीं, टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की लेबर पार्टी ने नेतन्याहू के नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिया और उसके नेता ने बयान दिया कि सरकार कठिन समय में इजराइल का नेतृत्व करने में फेल रही, क्योंकि वो बंधकों को वापस नहीं ला पाई और इसलिए नेतन्याहू को उनके पद से फौरन हटा देना चाहिए। जबकि हमास से जंग शुरू होते ही नेतन्याहू ने इजराइल में सियासी एकता लाने के लिए वॉर कैबिनेट बना दी थी, जिसमें विपक्षी नेता बेनी गैंट्स को भी शामिल किया गया था। यही नहीं, नेतन्याहू ने तय किया था कि हमास से जंग के दौरान उनकी सरकार केवल युद्ध से जुड़े फैसले ही लेगी। लेकिन लेबर पार्टी ने नेतन्याहू पर ही उंगली उठा दी और उनका इस्तीफा मांग लिया, जबकि नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट बनाकर इजराइल में जंग के दौरान सियासी एकजुटता लाने की कोशिश की थी। क्योंकि नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में विपक्षी नेता बेनी गांट्स को भी शामिल किया गया था और उन्हें नेतन्याहू की सरकार में मंत्री का भी दर्जा दिया गया था। इजराइल की नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता बेनी गैंट्स इजराइल के सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। उनके अलावा नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में खुद नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत को भी शामिल किया गया था, जिसके बाद लगा था कि इजराइल में जंग के दौरान सियासी पार्टियों के बीच तू मैं रुक जाएगी। लेकिन ऐसा न हुआ नहीं। उल्टा हमास के हमले के बाद विपक्ष ने नेतन्याहू सरकार पर उंगली उठा दी। कम से कम इजराइल के मीडिया ने तो यही दावा किया, जबकि वॉर कैबिनेट बनाने का मकसद जंग के दौरान इजराइल की सभी पार्टियों को एक साथ लाना था, क्योंकि आमतौर पर वॉर कैबिनेट में प्रधानमंत्री, कैबिनेट के कुछ मंत्री और सैन्य अधिकारी होते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने विपक्षी पार्टी के नेता को इसका हिस्सा बनाया। यही नहीं, जिस न्यायिक सुधार बिल के मुद्दे पर इजराइल में करीब 40 हफ्ते तक प्रदर्शन हुए, उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया गया। यही नहीं, तय किया गया कि इजराइल की संसद में लड़ाई के दौरान युद्ध के अलावा और कोई बिल पास नहीं किया जाए। जिसके बाद खबर आई थी कि नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट में और विपक्षी पार्टियों को शामिल करने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच इजराइल में बंधकों के मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन हुए। लेकिन इस दौरान नेतन्याहू ने एक बार नहीं बल्कि कई बार हमास के खिलाफ तगड़ी लड़ाई का वादा दोहराया, जबकि उन पर संयुक्त राष्ट्र तक ने सीज फायर का दबाव बनाया, जिसकी वजह से इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच ठन गई थी। नौबत यह आ गई थी कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का इस्तीफा मांग लिया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पिछले हफ्ते फिलिस्तीन के समर्थन में बात की थी और बोल दिया था कि हमास ने बेवजह हमला नहीं किया था। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस का यह बयान ही इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच कहासुनी की वजह बन गया था, क्योंकि इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने एंटोनियो गुतरेस का इस्तीफा तक मांग लिया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर की मांग करना बंद नहीं किया। वो गाजा में आम लोगों की मौत का हवाला देकर युद्ध रोकने की मांग कर रहा है। अपने नए बयान में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में रोजाना 400 बच्चे हमले की चपेट में आ रहे हैं और 7 अक्टूबर के बाद से वहां 8000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन नेतन्याहू ने इन आंकड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया
और गाजा में हमास के अंत तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, नेतन्याहू और इजराइल की सेना ने साफ कर दिया कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए जान लगा देंगे। इजराइल की सेना ने बयान दिया कि बंधकों को छुड़ाना उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए वो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से सीधा मुकाबला कर रही है, जिसके लिए उसने अपने टैंक और पैदल सेना के सैनिकों को गाजा पट्टी में घुसा दिया था, जिन्होंने पहले ही दिन हमास के लड़ाकों में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि हमास को गाजा में घुसकर मारने की जिम्मेदारी इजराइल की सेना की गिवाती ब्रिगेड को दी गई थी, जिसके सैनिक टैंकों में सवार होकर गाजा में घुस गए थे। क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस ऑपरेशन की जानकारी सैनिकों को 20 अक्टूबर को ही दे दी थी, जिसके बाद इजराइल की गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी शुरू कर दी और 26 अक्टूबर को इसका सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद इजराइल की सेना ने लगातार यह सिलसिला जारी रखा, क्योंकि गाजा में जमीनी हमले की तैयारी में जुटे इजराइल ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमास को कमजोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल की सेना का बयान आया था कि वह हमास पर जमीनी हमले से पहले उसकी पूरी तैयारी करना चाहता है और इसीलिए उसने अपना प्लान थोड़ा सा बदल दिया, और जिसके तहत इजराइल की गिवाती ब्रिगेड ने हमास के सुरक्षित ठिकानों का पता लगाया और उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर सिलसिलेवार हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद इजराइल की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक में हमास के 600 ठिकाने बर्बाद करने का दावा किया। मतलब 26 अक्टूबर के बाद से इजराइल की गिवाती ब्रिगेड बेधड़क होकर उत्तरी गाजा में घुस रही और टारगेटेड स्ट्राइक कर रही। मतलब जिन जगहों को इजराइल की सेना ने चुना है उन जगहों को तोप से उड़ा दिया जाता है। इजराइल की सेना का कहना है कि उसकी इस रणनीति में हमास के कई टॉप कमांडर ढेर हो गए, क्योंकि इजराइल ने जिस गिवाती ब्रिगेड को हमास के ठिकानों को तबाह करने का जिम्मा सौंपा उसे बनाया ही इसलिए गया था और ये सालों से दक्षिणी इजराइल में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है, जबकि इससे पहले ये गाजा पट्टी में तैनात थी और फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का हिस्सा भी बनी थी। गिवाती ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी है, जिसके सैनिकों को कट्टरपंथी लड़ाकों से लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई। 2005 से पहले गिवाती ब्रिगेड गाजा पट्टी में तैनात थी, लेकिन 2005 के बाद गिवाती ब्रिगेड को वापस बुला लिया गया, जिसके बाद इसे दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दिया गया था और तब से ये ब्रिगेड इजराइल की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। और इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी इसे ही मिली है, यानी इजराइल जंग तेज करने के मूड में और वो सीज फायर के बारे में सोच तक नहीं रहा। इस काम में अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बाइडेन इजराइल आए थे तो उन्होंने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी थी। वैसे भी अमेरिका के 3 जंगी जहाज भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास पहुंच चुके हैं। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी सीज फायर के मुद्दे पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ही गाजा में जंग रोकना नहीं चाहते, क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू का कहना है कि हमास को खत्म करके ही मानेंगे, क्योंकि बर्बरता और हैवानियत की शुरुआत हमास ने की थी, जिसके बाद गाजा में रहने वाले आम लोगों की शामत आ गई, जबकि रूस और चीन जैसे देशों ने इजराइल के गाजा पर किए गए हमलों की आलोचना की। पुतिन ने यह तक कह दिया कि गाजा में जो हुआ उसे किसी भी दलील से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नेतन्याहू ने इन सारी आलोचनाओं को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और दुनिया को बता दिया कि गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा। लेकिन इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में तुरंत सीज फायर करने की मांग की। गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने गाजा में रह रहे लाखों लोगों के लिए जिंदगी के लिए शांति की अपील की और इजराइल पर फिलिस्तीनियों को सामूहिक दंड देने का आरोप लगाया। और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर गाजा में हजारों लोगों को जबरन अपना घर छोड़ने को मजबूर करने का आरोप लगाया। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना के हमलों के बाद से ही वहां संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी राहत और बचाव के काम में जुट गई थी, लेकिन इस दौरान संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया कि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से उसके कार्यकर्ताओं को फिलिस्तीनियों की मदद करने में मुश्किल हो रही। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में फौरन हमलों को रोकने की मांग कर दी, ताकि गाजा में पीड़ित नागरिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में खाने के संकट की वजह से कई जगहों पर उसके गोदामों में लूटपाट हुई। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लोगों की मदद करने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। और गाजा में मदद नहीं पहुंची तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे, क्योंकि गाजा पर इजराइल की सेना के लगातार हवाई हमलों से वहां मदद नहीं पहुंच पा रही। हालात ऐसे बन गए कि गाजा के नागरिकों के लिए खाने और पीने के पानी का संकट बढ़ गया। ऐसे में गाजा में लोगों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने यह आशंका जताई कि वहां मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में तत्काल ज्यादा से ज्यादा भोजन और पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत बताई। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में पीने के पानी की कमी की वजह से लोग अपने बच्चों को समंदर का खारा पानी देने को मजबूर हो गए, क्योंकि इजराइल के हमलों के बाद गाजा में लगभग सभी दुकानें बंद हो गई और जो दुकानें खुली भी दिखी वहाँ थोड़ा सा ही डिब्बा बंद खाना बचा है।
والناس وضعها صعب فيش توفير بالمره كل ما ऐसे में यूनिसेफ ने गाजा को दी जाने वाली मदद को बढ़ाने की जरूरत बताई। इस बीच मिस्र और गाजा को जोड़ने वाले रफा बॉर्डर पर इजरायल की बमबारी की वजह से गाजा तक मदद पहुंचने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रफा बॉर्डर ही पहला और आखिरी रास्ता है जहां से गाजा तक मदद पहुंचाई जा सकती है। लेकिन रफा बॉर्डर पर इजरायल लगातार हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से गाजा तक मदद पहुंचना काफी मुश्किल हो गया और इसी वजह से मिस्र की तरफ से राहत सामग्री से भरे सैकड़ों ट्रक फंसे हैं, जिसकी वजह से हालात ऐसे बन गए कि गाजा के लोगों पर भूखों मरने का खतरा मंडराने लगा। पहले ही गाजा के लोग बिजली पानी की कटौती से परेशान हैं। इसके साथ ही इजरायल के हमलों ने उन्हें खौफ से भर दिया। जब तक ये हमले नहीं रुकेंगे तब तक गाजा में राहत सामग्री नहीं पहुंचेगी। हालांकि इस दौरान खाने पीने की चीजों से भरे कुछ ट्रकों को कड़ी जांच के बाद गाजा में भेजा भी जा रहा है, लेकिन ये राहत गाजा में पीड़ितों के लिए नाकाफी है। लेकिन गाजा के अंदर सिर्फ मिस्र के रफा बॉर्डर की तरफ से ही राहत सामग्री से भरे ट्रकों को भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल ने गाजा की घेरेबंदी कर रखी है और गाजा का दाना पानी रोक रखा है। और रफा बॉर्डर गाजा में युद्ध पीड़ितों की सबसे बड़ी उम्मीद है। गाजा के लिए मदद भेजने का एकमात्र रास्ता रफा बॉर्डर क्रॉसिंग ही है। गाजा में जो भी मदद पहुंची है वो रफा के रास्ते ही पहुंची। मिस्र भी रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से ही गाजा पट्टी में राहत सामग्री पहुंचा रहा है, लेकिन इजरायल की बमबारी की वजह से राहत सामग्री से भरे ट्रकों को गाजा जाने में परेशानी हो रही है। और जब तक रफा बॉर्डर पर इजरायल के हमले नहीं थमेंगे तब तक गाजा में मदद पहुंचने में मुश्किलें आती रहेंगी। और इजरायल ने यह आरोप लगाया कि मदद के बहाने हमास के लड़ाकों तक हथियार समेत दूसरी जरूरी चीजें पहुंच रही हैं। कुछ दिनों पहले ही इजरायल की सेना ने एक वीडियो जारी किया था जिसके जरिए उसने ये आरोप लगाया था कि अनाज के एक थैले में हथियार भरकर हमास के लड़ाकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और इस वीडियो में इजरायल के सैनिक अनाज के एक थैले से हथियार और कारतूस निकालते नजर आए थे। इसीलिए इजरायल की सेना रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए पहुंचने वाली मदद पर नजर रख रही है और वहां से गुजरने वाले सभी ट्रकों की बारीकी से जांच करने के बाद ही गाजा में उन्हें घुसने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर एक बार गलती से भी और ज्यादा हथियार हमास के लड़ाकों के हाथ लग गए तो जंग और ज्यादा भड़क सकती है। इसीलिए इजरायल की सेना पूरी तरह सतर्क है और वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की बारीकी से तलाशी ले रही है। ब्रेकिंग न्यूज इजरायल पर हूथी विद्रोहियों के हमले से जुड़ी गाजा में जारी लड़ाई के बीच इजरायल पर यमन से भी ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक होने की खबर सामने आई। यमन में मौजूद हूथी विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है। हूथी विद्रोहियों ने बड़ा ऐलान करते हुए इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले करते रहने की धमकी दी। एक तरफ से हमास के साथ चल रही जंग के बीच इजरायल के खिलाफ हूथी विद्रोहियों ने तीसरा मोर्चा खोल दिया, जिससे इजरायल की टेंशन बढ़ सकती है। हूथी विद्रोहियों की कोशिश हमास से जंग लड़ रहे इजरायल को कमजोर करने की है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजरायल से। नीरज, क्या पता चल रहा है हूथी विद्रोहियों के अटैक पर? देखिए किशोर, आज हमले किए थे, 3 मिसाइल दागे थे, 2 क्रूज मिसाइल और 1 बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को पहली बार ऑपरेशनल तौर पे इजरायल के एरो सिस्टम कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। बहुत दूर तक इजरायल की सीमा में वो नहीं पहुंचा था। इसके अलावा 2 क्रूज मिसाइल को फाइटर जेट ने इंटरसेप्ट करके इजरायल की सीमा से दूर ही गिरा दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूथी विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि तब तक वो हमले नहीं रुकेंगे जब तक इजरायल हमास पे हमला या गाजा पे हमला नहीं रोकता है। तो तीसरा फ्रंट खुल गया, ये कह सकते हैं। शुक्रिया नीरज। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर हवाई हमले का सिलसिला जारी रखा। यहां तक कि कुछ घंटे पहले भी लाल सागर के रास्ते इजरायल पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आई, जिसे नाकाम करने के लिए इजरायल की सेना ने पहली बार एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। आरोप है कि इजरायल पर यह मिसाइल हूथी विद्रोहियों ने यमन से दागी, लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इजरायल की वायुसेना के मुताबिक यमन में सक्रिय हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर से लगने वाले इजरायल के हिस्से को टारगेट किया। ये वो इलाका है जहां अक्सर हूथी विद्रोही इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। हालांकि इससे पहले कि हूथी विद्रोहियों की दागी वो मिसाइलें इजरायल तक पहुंच पाती, इजरायल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और उसने हूथी विद्रोहियों की दागी उस मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। इस हमले को नाकाम करने में इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद ली गई। ये पहला मौका था जब इजरायल के इस नए डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इजरायल इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, क्योंकि इजरायल का मानना है कि आने वाले वक्त में यही एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल का दावा है कि उसका ये एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है। और अगर इजरायल का दावा सही है तो एरो 3 इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाएगा। इजरायल की सेना के मुताबिक सटीक हमले करने के मामले में एरो 3 का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
ये चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को भांपने, उसे हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है। और इजराइल की सेना का दावा है कि हाल ही में किए गए टेस्ट में ये 100% सफल रहा। मतलब जहां इसको तैनात किया जाएगा वहां मिसाइल हमला तो क्या बल्कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इजराइल अपनी इसी कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा। हालांकि इसे बनाने में अमेरिका ने भी इजराइल की आर्थिक तौर पर काफी मदद की। माना जा रहा है कि अमेरिका की हिस्सेदारी की वजह से ही इजराइल अपने इस नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जर्मनी को भी बेचने के लिए राजी हुआ और वो खुद इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ करेगा, क्योंकि लाल सागर के किनारे मौजूद इजराइल के इलाकों में हूथी विद्रोही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। और आए दिन यमन से इजराइल में हमले कर उसे चुनौती देते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान। ईरान इजराइल से जितनी कट्टर दुश्मनी रखता है, हूथी विद्रोहियों से उसकी उतनी ही अच्छी दोस्ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यमन के हूथी विद्रोही शिया मुसलमान और उन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ। आरोप तो ये भी है कि ईरान हूथी विद्रोहियों को फंड के साथ ही हथियार भी मुहैया कराता है। और माना जा रहा है कि अपनी इस दोस्ती की वजह से हूथी विद्रोहियों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि वो ईरान के उस प्लान का हिस्सा है जिसके जरिए वो इजराइल को नक्शे से मिटाने की हसरत रखता है। आरोप है कि इसी वजह से यमन से लगातार इजराइल पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, ताकि हमास से जारी जंग के बीच इजराइल को चारों तरफ से घेरा जा सके। और ईरान के उसी प्लान को अंजाम देने के लिए हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल बरसा दी, जिसे उनकी सेना ने पहले ही नाकाम कर दिया। हूथी विद्रोही इजराइल के खिलाफ जंग में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का साथ दे रहे हैं, और वो भी हमास और हिजबुल्लाह की तरह इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन हमलों के अलावा मिसाइलें भी दागी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि हूथी विद्रोहियों की मिसाइल का निशाना दक्षिणी इजराइल का शहर एलट था, लेकिन दावा किया गया कि इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने हूथी विद्रोहियों की उस मिसाइल को एलट शहर पहुंचने से पहले ही मार गिराया। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हूथी विद्रोहियों के एक ड्रोन हमले को भी नाकाम करने का दावा किया। इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह की तरह ही हूथी विद्रोही हमास का साथ दे रहा है। इजराइल के खिलाफ जंग में मुस्लिम देशों के अलावा कई चरमपंथी संगठन भी हमास का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए वो हमले कर इजराइल को अलग अलग मोर्चों पर घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना की चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ जंग तेज हो गई। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच जंग जारी है, और इसी के विरोध में इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए। और इसके बाद से लेबनान बॉर्डर पर भी इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू हो गई। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवाई हमलों के बाद खौफ से भर देने वाले धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक लेबनान के दक्षिणी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को उसने निशाना बनाया। रिहायशी इमारत है, उसको इजराइल के हमले में उसको ध्वस्त किया गया है। आप जरा तस्वीर देखिए, इस घर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि गाजा में हमास के ठिकानों पर हमलों के विरोध में हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है, और पश्चिमी मीडिया ने इजराइल पर हिजबुल्लाह के इन हमलों को 2006 के बाद से सबसे घातक बताया। और इसी वजह से इजराइल की गाजा के बाद लेबनान बॉर्डर पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ भी जंग शुरू हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब शिया मुस्लिम चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने सुन्नी मुस्लिम चरमपंथी संगठन हमास की अपील पर इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी। और जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद से इजराइल की सेना लेबनान में उसके ठिकानों को भी बर्बाद करने में जुट गई। यानी इजराइल 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ इजराइल के दक्षिणी छोर पर गाजा बॉर्डर पर हमास के साथ जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो उत्तरी इलाके में लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वही हम इलाके में मौजूद है। आपको बता दें कि लेबनान में करीब 120 किलोमीटर लंबी इजराइल की सीमा है, क्योंकि गाजा में इजराइल के हमलों के बाद हमास ने तमाम मुस्लिम देशों के साथ ही चरमपंथी संगठनों से भी जंग में साथ आने की अपील की थी, जिसके बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने उसके समर्थन का ऐलान किया और इजराइल को गाजा पर हमले न करने के लिए धमकाया था, जिसके बाद इजराइल के साथ लगी सीमा पर तनाव बढ़ गया और फिर लेबनान ने सीमा के करीब वाले हवाई अड्डों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए, क्योंकि इजराइल की सेना ने वहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। और इसी वजह से लेबनान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हमलों के बाद से इजराइल की सेना लगातार दक्षिणी लेबनान में हमले कर रही, क्योंकि दक्षिणी लेबनान को हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है, और इसी वजह से इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से लेबनान को वहां के हवाई अड्डों और आसपास के इलाकों को खाली करने के आदेश देने पड़े। इससे पहले 2006 में हिजबुल्लाह के साथ हुई जंग में इजराइल की सेना ने उस इलाके में भारी बमबारी की थी, जिसकी वजह से लेबनान को वहां के हवाई अड्डों को बंद करना पड़ गया था।
इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती इजरायल के साथ कोई जंग नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने इजरायल के साथ लगने वाली लेबनान की दक्षिणी सीमा पर तनाव और बढ़ने की आशंका भी जताई। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके पीछे लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजरायल पर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हमलों को वजह बताया, जो उसने गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हमलों के विरोध में शुरू की। और इसी के बाद से दक्षिणी लेबनान में इजरायल की सेना के हमले तेज हो गए। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बीच अच्छे संबंध माने जाते हैं और लेबनान जंग के मुहाने पर खड़ा नजर आने लगा, लेकिन मिकाती हिजबुल्लाह को इजरायल पर हमला करने से नहीं रोक पा रहे। इससे पहले 2006 में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग हुई थी, जिसमें लेबनान में 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर लेबनान के आम लोग शामिल थे, जबकि इजरायल में 160 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे। माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते हैं, प्यार से रिश्ते निभाते हैं। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय अब कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। हमास ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल के सामने शर्त रख दी थी। इजरायल के मुताबिक हमास के कब्जे में 220 से ज्यादा लोग हैं, जिनकी रिहाई के लिए हमास ने पहले ही इजरायल को अपनी शर्तों की जानकारी दे दी थी। 7 अक्टूबर को इजरायल में हमले के बाद हमास ने अलग अलग इलाकों से कई लोगों को बंधक बना लिया था। उनमें सिर्फ इजराइल के ही नागरिक नहीं थे, बल्कि कई और देशों के लोग भी शामिल थे। और इसी वजह से दुनिया के कई और देश भी इजरायल पर दबाव बना रहे हैं कि वो बंधकों की रिहाई के लिए फूंक फूंक कर कदम उठाए। हालांकि हमास ने जो शर्त रखी थी उसमें 1-2 नहीं, बल्कि इजरायल की जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग की गई थी। उस वक्त हमास ने साफ कर दिया था कि जब तक इजरायल की सरकार उसकी ये मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक वो एक भी बंधक को रिहा नहीं करेगा। जिसके बाद इजरायल ने भी पलटवार किया था कि वो तब तक गाजा को मिट्टी में मिलाता रहेगा जब तक हमास बंधकों को नहीं छोड़ देता। और इसीलिए जब हमास ने यह वीडियो जारी किया तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। इसके साथ ही नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वो हमास के सामने नहीं झुकेंगे, जिसका मतलब है कि हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी रहेगी। अपने बयान में नेतन्याहू ने हमास की तरफ से जारी उस वीडियो का जिक्र किया और उसमें नजर आई तीनों महिलाओं को जल्द रिहा करवाने का भरोसा भी दिया। उन्होंने बाकी सभी बंधकों को भी इजरायल की सेना पर भरोसा रखने की सलाह दी। नेतन्याहू के मुताबिक हमास ने इस वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और उनका मानना है कि यह कोशिश कामयाब नहीं होगी। यही वजह रही कि इजरायल पिछले हफ्ते से ही गाजा में जमीनी हमला शुरू करने से पहले सर्जिकल स्ट्राइक करने में जुटा है। लेकिन इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने कई बार गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसने गाजा में हमास के कई कमांड सेंटर और सुरंगें तबाह कर दी ताकि वो जल्द से जल्द बंधकों तक पहुंच सके। और इजरायल ने यही रुख उस वक्त भी अपनाया था जब पिछले हफ्ते हमास ने उसके 2 नागरिकों को रिहा कर दिया था। वो दोनों बंधक इजरायल की बुजुर्ग महिलाएं थीं जिन्हें हमास ने खराब सेहत की वजह से छोड़ दिया था और जिन्हें रिहा कर हमास ने वाहवाही बटोरने की कोशिश की थी। दोनों बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ते हुए हमास ने कहा था कि उसने उन महिलाओं को इंसानियत की वजह से छोड़ा। दोनों महिलाओं की रिहाई के वक्त का जो वीडियो हमास ने जारी किया था उसमें भी उसके लड़ाके उनका ख्याल रखते दिखाई दिए थे। लेकिन इजरायल ने हमास के वीडियो को दिखावा बताया था। उसने हमास पर यह आरोप लगा दिया था कि उसके लड़ाके बंधकों से बदसलूकी करते हुए उन पर जुल्म ढा रहे हैं।
यही नहीं, इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए ताकि उसके हमलों से घबराकर हमास उसकी मांग मान ले। लेकिन माना जा रहा है कि हमास ने अब बंधकों का वीडियो जारी कर इजराइल की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तेज कर दी। लेकिन हमास के इस वीडियो के सामने आने के बाद इजराइल के कई लोगों की उम्मीद बढ़ गई कि जल्द ही बंधकों की रिहाई संभव हो सकेगी। ये उम्मीद खासतौर पर उन लोगों ने जताई जिनके घर वाले हमास के कब्जे में और जिनकी रिहाई के लिए वो लोग पिछले कई दिनों से इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में हजारों लोग 7 अक्टूबर के बाद से ही प्रदर्शन करने में जुटे हैं। वो रोजाना सड़कों पर इकट्ठा होकर बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच हमास के इस वीडियो को देखते ही इजराइल के कई लोगों को अपने घर वालों के सुरक्षित होने की उम्मीद जग गई। इसी मुद्दे पर इजराइल की सरकार के खिलाफ कई शहरों में लोगों ने मोर्चा भी खोल रखा है। खबर है कि इजराइल में हजारों लोगों के साथ साथ अब सरकार में शामिल कुछ पार्टियों ने भी बेंजामिन नेतन्याहू पर इसके लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक ये दल गाजा में हो रही सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन चलाकर अपने एक सैनिक को हमास के कब्जे से छुड़ा लिया। बंधकों को छुड़वाने में जुटे इजराइल को ये पहली सफलता मिली और इजराइल की सेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से में ये ऑपरेशन चलाया जिसके तहत उसने ओरी मेगदिश नाम की महिला सैनिक को हमास के चंगुल से छुड़ा लिया। 7 अक्टूबर से जारी जंग में यह पहली बार हुआ जब इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों के कब्जे से किसी बंधक को रिहा करवाया। ओरी मेगदिश को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के एक सैन्य अड्डे से बंधक बना लिया था, लेकिन रिहाई के बाद वो अपने घर लौट आए जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी कि वो दूसरे बंधकों को भी जल्द रिहा करे, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। הישג שמבטא את המחויבות שלנו להביא לשחרור כל החטופים. हालांकि इससे पहले हमास 4 बंधकों को रिहा कर चुका है, यानी इजराइल की सैनिक को मिलाकर हमास के कब्जे से 5 लोगों की रिहाई हो चुकी है। माना जाता है कि 220 से ज्यादा लोग उसकी कैद में हैं। लेकिन हमास ने इजराइल की सैनिक को रिहा करवाने के दावे को ही गलत बता दिया। हमास ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए इजराइल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और हमास ने इस बात से साफ इनकार किया कि इजराइल ने अपनी सैनिक को रिहा करवा लिया। हमास के मुताबिक दुनिया भर में इजराइल की सेना की जो किरकिरी हो रही है उसी से बचने के लिए नेतन्याहू ने ये चाल चली। यही नहीं, गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के दावे को भी हमास ने गलत बताया। उसने 2 टूक कहा कि टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की फोटो दिखाकर इजराइल गाजा में सिर्फ अपनी मौजूदगी साबित करना चाहता है, जबकि उसके लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा में बढ़ने नहीं दे रहे। हमास का दावा है कि वो जमीनी हमला करने के इजराइल के प्लान को पूरा नहीं होने देगा। जंग की शुरुआत से ही इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करने की धमकी दे रहा है। हालांकि वो लगातार अपनी जमीन से गाजा पर बमों और मिसाइलों की बारिश कर रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने भी बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर पश्चिम एशिया के देश कतर का दौरा किया। इससे पहले कतर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है ताकि हमास के कब्जे से सभी बंधकों की जल्द रिहाई का रास्ता साफ हो सके। कतर ने कई बार ये पेशकश की कि वो बंधकों के मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। यही नहीं, हाल ही में जब इजराइल की 2 नागरिकों को हमास ने रिहा किया था तब भी ये खबर सामने आई थी कि कतर और मिस्र ने मिलकर इसके लिए हमास पर दबाव बनाया था और माना जा रहा है कि इसीलिए मोसाद के चीफ ने कतर का दौरा किया ताकि वो इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ा सके। खबर है कि इस दौरान मोसाद के प्रमुख और कतर के प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर चर्चा की और बंधकों के अलावा गाजा में आम लोगों तक मदद पहुंचाने पर भी उन्होंने मंथन किया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने क्या फैसला लिया। लेकिन बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर अमेरिका ने भी कतर से बातचीत तेज कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और अमेरिका ने भी कतर से यह अपील की कि वो बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश तेज करे। इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बातचीत की। ब्लिंकन इससे पहले कतर का दौरा भी कर चुके हैं और जंग शुरू होने के बाद जब वो इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने कतर की भी यात्रा की थी। माना जा रहा है कि अमेरिका कतर पर मध्यस्थता करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास के लड़ाकों के कब्जे में उसके भी कई नागरिक हैं और हमास ने पहली बार जिन 2 बड़ी खबर आई रूस से। वहां 2 दिन पहले दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए दंगे को पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों की साजिश बता दिया। दागिस्तान एयरपोर्ट पर इजराइल की एक फ्लाइट में आए यहूदियों पर हमला करने के लिए फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जुटी थी। इजराइल के नागरिकों की तलाश में आग बबूला प्रदर्शनकारी सुरक्षा के सारे इंतजाम तोड़कर सीधा एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच गए।
उन्होंने वहां इतना दंगा किया था कि एयरपोर्ट को ही बंद करना पड़ गया था। इस वजह से पूरी दुनिया में रूस की आलोचना हो रही है, मगर पुतिन ने उस बवाल को यूक्रेन और उसके साथ खड़े पश्चिमी देशों की साजिश करार दिया। यानी दागिस्तान एयरपोर्ट पर यहूदियों के खिलाफ इतने डरावने प्रदर्शन की वजह से जो उंगलियां रूस की कानून व्यवस्था पर उठ रही थीं, पुतिन ने उन्हें अपने दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। पुतिन ने सैकड़ों लोगों के एयरपोर्ट पर धावा बोलने को सीधे सीधे अपनी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी माना ही नहीं। उल्टा पुतिन ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों और यूक्रेन ने रूस के खिलाफ प्लान बनाया और उनके प्लान में दागिस्तान में रहने वाले फिलिस्तीन के समर्थक फंस गए। इसलिए उन्होंने इजराइल की फ्लाइट के लैंड करते ही यहूदियों की तलाश में एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया। रूस का दागिस्तान उसके एकदम दक्षिण में, जिसकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, जिसकी इजराइल के हवाई हमलों की चपेट में आ रहे गाजा के आम लोगों के साथ सहानुभूति है। दागिस्तान की सरकार भी गाजा के साथ है। पुतिन ने दावा किया कि पश्चिमी देशों और यूक्रेन ने दागिस्तान के लोगों की इसी भावना का फायदा उठाया। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर उन्हें भड़काया गया और दागिस्तान एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया। हालांकि अमेरिका ने पुतिन के दावे को सिरे से नकार दिया। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसे रूस की पुरानी आदत बताया और साफ कहा कि जब भी रूस में कुछ गलत होता है तो वो दूसरों पर उसका ठीकरा फोड़ने लगता है। अमेरिका ने रूस के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया और बयान जारी किया कि रूस के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए हंगामे में पश्चिमी देशों का कोई हाथ नहीं, बल्कि अमेरिका ने उसे रूस में फैली नफरत का नतीजा बताया। मगर पुतिन ने दावा किया कि दागिस्तान एयरपोर्ट पर हुए दंगों से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके दोस्तों का फायदा हुआ, इसलिए रूस में कोहराम मचवाने वाले वही हैं। मगर यूक्रेन ने भी रूस के आरोपों को खारिज कर दिया। उसने भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाया। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दागिस्तान एयरपोर्ट पर दंगों के लिए पुतिन की बोई नफरत को वजह बताया। क्योंकि इजराइल और हमास की जंग छिड़ने के बाद से रूस का सरकारी मीडिया और वहां के नेता इजराइल को लगातार घेर रहे हैं और दागिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। वहां की सरकार भी गाजा के साथ है। पश्चिमी देश इसी बात को दागिस्तान एयरपोर्ट पर हंगामे की वजह मान रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले दागिस्तान एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थक हवाई जहाज में इजराइल से आए यहूदियों के खून के प्यासे नजर आए थे। भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए एयरपोर्ट पर धावा बोलती दिखी। यहूदियों की तलाश में फिलिस्तीन के समर्थक पागलों की तरह एयरपोर्ट पर दौड़ रहे थे। लातें मार मार कर उन्होंने एयरपोर्ट के दरवाजे खोले थे ताकि रनवे तक पहुंच सकें। बताया गया कि इजराइल पर भड़की भीड़ ने उसके नागरिकों की पहचान करने के लिए प्लेन से उतरे हर यात्री का पासपोर्ट तक चेक किया था। और तो और बेकाबू भीड़ पुलिस की ही एक गाड़ी पर सारा गुस्सा उतारती नजर आई थी। इस दंगा फसाद की वजह से एयरपोर्ट को ही बंद करना पड़ा था और 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। मगर तब तक दागिस्तान के फिलिस्तीनी समर्थकों के इजराइल के यहूदियों से हिसाब बराबर करने की कोशिश के सबूत वायरल होकर पूरी दुनिया में फैल चुके थे, जिन्होंने इजराइल से लेकर अमेरिका तक को डरा दिया। मगर जिस दागिस्तान में लोगों ने इतना उत्पात मचाया, उस पर खुद रूस बड़ी मुश्किल से अपना बस चला पाया। 19वीं सदी में दागिस्तान के लोगों ने रूस के साम्राज्य के विस्तार का खूब विरोध किया था और 1990 के दशक में दागिस्तान के मुसलमानों ने फिर रूस की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। 6 साल पहले तक रूस की सरकार दागिस्तान में अलगाववादियों से लड़ रही थी। दागिस्तान रूस का वो इलाका भी है जो यूक्रेन से हो रही जंग में भी उसके साथ नहीं है। पिछले साल वहां लोगों का हुजूम जंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आया था और पुलिस से जा भिड़ा था। दागिस्तान में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक है और गाजा में इजराइल से लड़ रहा हमास भी सुन्नी मुस्लिम संगठन है, लेकिन इसके साथ दागिस्तान में यहूदी समुदाय के लोग भी रहते हैं। बल्कि पूरे रूस में ही यहूदी समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। इसलिए दागिस्तान एयरपोर्ट के बवाल का ठीकरा यूक्रेन और पश्चिमी देशों के सिर पर फोड़ने के साथ पुतिन ने अपने यहां सुरक्षा अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और उन्हें आदेश दिया कि एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि रूस में कानून व्यवस्था भी बनी रहे और रूस और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वो भी जंग की शक्ल न ले। क्योंकि रूस और इजराइल के रिश्ते कुछ खास नहीं है। रूस की इजराइल से भले ही सीधी सीधी लड़ाई ना हो, मगर वो दुनिया की हर लड़ाई में इजराइल के दुश्मन के साथ खड़ा है। फिर बात चाहे सीरिया की हो, ईरान की या फिर सऊदी अरब की। इजराइल का पड़ोसी सीरिया उसका पुराना दुश्मन है और पुतिन ने उसी सीरिया की सरकार को विद्रोहियों से बचाए रखने के लिए अपनी सेना वहां उतारी हुई है। रूस इजराइल के जानी दुश्मन ईरान का भी साथी है और यूक्रेन की जंग के बाद से दोनों की करीबी बढ़ी है, क्योंकि रूस ईरान से ड्रोन ले रहा है और इजराइल को देश न मानने वाले सऊदी अरब से भी पुतिन के अच्छे रिश्ते हैं। ऊपर से इजराइल पर हमला करने वाले हमास से भी रूस के गहरे संबंध हैं। इसी वजह से पिछले हफ्ते हमास के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा था और पुतिन ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। तब से इजराइल तमतमाया हुआ है।
उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम एशिया में मचे बवाल के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पुतिन ने अमेरिका पर इजरायल और हमास जंग को भड़काने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तकरार की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। अल अरबिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंकने का आरोप लगाया और वहां फैली अशांति के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता दिया। पश्चिम एशिया में इजरायल, जॉर्डन, इराक, सीरिया और ईरान जैसे देश आते हैं। इराक, सीरिया और यमन में अमेरिका लंबे वक्त से सैन्य अभियान चला रहा है। इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना आतंकी संगठन ISIS के खात्मे की कोशिश कर रही है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया और रूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि अमेरिका दुनिया के कई देशों में अशांति फैलाकर उसका फायदा उठा रहा है, जबकि अमेरिका हमेशा ये साफ करता आया है कि वो अशांति फैलाने वाले देशों के खिलाफ है। मगर इसके बावजूद बीते कुछ दिनों में पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिका की सेना के ठिकानों पर हमले तेज हो गए, जिनमें इराक, सीरिया और कतर जैसे देश तो पहले से शामिल हैं। अब इजराइल का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया। पश्चिम एशिया के इन देशों में या तो अमेरिकी फौज की मौजूदगी है या फिर अमेरिकी फौज की मदद से जंग लड़ी जा रही है। कहीं लड़ाई ISIS के खिलाफ है तो कहीं लड़ाई किसी और चरमपंथी संगठन के खिलाफ, तो कहीं शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैनिक मौजूद है। पश्चिम एशिया के अशांत देशों की लिस्ट में कुछ महीने पहले तक सऊदी अरब और UAE का नाम भी शामिल था। सुन्नी मुसलमान देश UAE और सऊदी अरब पर शिया मुस्लिम देश ईरान के हमले का खतरा बना हुआ था, लेकिन चीन ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा दी और जंग का एक मोर्चा बंद हो गया। लेकिन उसी वक्त हमास और इजरायल की जंग शुरू हो गई। इस नई जंग ने ऐसी आग भड़काई जिसने पश्चिम एशिया में अमेरिका की भूमिका को और बड़ा कर दिया। लेकिन ईरान के दोस्त रूस ने जैसे ही अमेरिका पर पश्चिम एशिया में अशांति फैलाने का आरोप लगाया, अमेरिका भी खामोश नहीं बैठा। अमेरिका ने अपने ऊपर लगे आरोप पर तुरंत सफाई दी और एक बार फिर साफ कर दिया कि वो पश्चिम एशिया में शांति चाहता है, न कि जंग, और इसके लिए अमेरिकी सेना हर मुमकिन कदम उठा रही है। हमास और इजरायल के बीच जारी जंग में अमेरिका ने इजरायल का खुलकर साथ दिया। वो हर तरह की मदद इजरायल को भेज रहा है, जबकि अमेरिका का दुश्मन ईरान हमास के साथ खड़ा है। लेकिन अब उसका एक और दुश्मन रूस भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया और अमेरिका पर पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंकने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि चारों तरफ से बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका इजरायल को गाजा में हमलों में नरमी बरतने की सलाह भी दे चुका है, क्योंकि इजरायल के भीषण हमलों के खिलाफ कई मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और लगातार इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इजरायल के रुख में जरा भी बदलाव नहीं आया, जबकि अमेरिका भी आरोप लगने के बावजूद इजरायल की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि रोजाना इजरायल को हथियार भेजे जा रहे हैं ताकि इजरायल की सेना किसी भी मोर्चे पर कमजोर न पड़े। मतलब अमेरिका को अपने ऊपर लगे आरोपों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। अमेरिका ने एक बार फिर साफ कह दिया कि वो इजरायल से पूरी दोस्ती निभाएगा और इसीलिए वो हर दिन इजरायल को घातक से घातक हथियार भेज रहा है, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि इस बार की लड़ाई में हमास का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। अमेरिका हमास को एक आतंकी संगठन मानता है, इसीलिए उसके खात्मे के लिए उसने भी कमर कस रखी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने न सिर्फ हर रोज इजरायल को हथियार भेजने की बात कही, बल्कि उसने इजरायल को उन हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट भी दे दी। यानी हमास के खात्मे के लिए इजरायल की सेना अमेरिका के घातक हथियारों का जिस तरह से चाहे उस तरह से इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जहां पुतिन ने पहले अमेरिका की टेंशन बढ़ाई, वहीं अब ईरान ने क्रूज मिसाइल हैदर के सफल परीक्षण का दावा कर दिया। ये मिसाइल हवा से जमीन पर हमले कर सकती है और अपने दुश्मन पर कहर ढाने में सक्षम बताई गई। यानी एक बार फिर ईरान ने अमेरिका और इजरायल को उकसाने की कोशिश की। ईरान अमेरिका और इजरायल का कट्टर दुश्मन है, वो लगातार हमास को मदद पहुंचाता आया है, लेकिन इस बार उसने जंग के बीच ही हैदर मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा कर दिया। जबकि कुछ दिनों पहले ही ईरान की सेना ने युद्धाभ्यास करके अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकत दिखाई थी। मतलब एक तरफ जहां इजरायल हमास से जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने दुश्मनों से निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान ने दावा किया कि उसने हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल हैदर का सफल परीक्षण किया। बताया गया कि ईरान की वायुसेना ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को जमीन पर दागा और मिसाइल ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया। ईरान ने दावा किया कि उनकी हैदर मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है और हैदर मिसाइल के हमले से दुश्मन किसी भी सूरत में नहीं बच सकता। अमेरिका और ईरान में दुश्मनी की खाई लगातार गहरी होती जा रही है, जबकि इजरायल भी उसका कट्टर दुश्मन बन गया। इसीलिए ईरान लगातार खतरनाक मिसाइलें और ड्रोन को तैयार कर रहा है। लेकिन इस बार ईरान ने जिस हैदर मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया, वो भी दुश्मन पर काल बनकर टूट सकती है। ईरान के मुताबिक हैदर मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज में चलते हुए टारगेट को भी तबाह करने में सक्षम है।
जबकि इसकी रफ्तार करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई। दावा किया गया कि इस मिसाइल को जब हेलीकॉप्टर से टारगेट पर गिराया गया तो उसने 30 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। लेकिन हैदर मिसाइल के परीक्षण के बीच खबर है कि ईरान के हथियारों से सीरिया और इराक में अमेरिका के ठिकानों पर एक बार फिर हमले किए गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इराक में अमेरिका की सेना जिस ऐन अल असद एयरबेस का इस्तेमाल करती है उस पर ही रॉकेट दाग दिए गए। यानी एक बार फिर अमेरिका के सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इराक में अमेरिका के ऐन अल असद एयरबेस के बेहद करीब कई रॉकेट दागे गए। हालांकि रॉकेट हमलों में अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये एयरबेस इतना अहम है कि ईरान भी उस पर हमले कर चुका है और वो आतंकी संगठन ISIS के भी निशाने पर रहा है। हालांकि जैसे ही ऐन अल असद एयरबेस के करीब रॉकेट दागे गए, इराक की सेना ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी और अमेरिका के ठिकानों पर हो रहे ऐसे हमलों पर ईरान ने तंज किया और ये कह दिया कि अमेरिका ने जैसा बोया है वो वैसा ही काट रहा है। मतलब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए और अमेरिका की नीतियों के लिए उसे खरी खोटी सुनाई। इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर बार बार हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इजराइल के साथ खड़े होने के बाद अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए। ईरान लगातार अमेरिका को ये चेतावनी देता आया है कि वो गाजा में इजराइल के हमलों का समर्थन न करे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका लगातार इजराइल को मदद भेज रहा है। इसीलिए उसके सैनिक भी चरमपंथी संगठनों के निशाने पर आ गए। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के सैनिकों पर हो रहे हमलों पर तंज कसा और हमलों के लिए अमेरिका की नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका से इजराइल को समर्थन न देने की बात भी दोहराई और अमेरिका के खिलाफ ईरान के मोर्चा खुलने के बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि ईरान और अमेरिका के बीच भी जंग छिड़ सकती है। जानकारों के मुताबिक इजराइल और हमास की जंग के बीच जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाना शुरू किया, उसने दोनों के बीच के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया और नौबत यह आ गई है कि दोनों के बीच भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। उस पर ईरान लगातार ये धमकी दे रहा है कि वो हमास और इजराइल की जंग में कूद सकता है और ऐसा हुआ तो अमेरिका को भी युद्ध में उतरने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि ईरान के सख्त बयान के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से बयान आया कि वो ईरान से किसी भी तरह की जंग नहीं चाहता। यानी अमेरिका ईरान के साथ जंग शुरू करके एक और मोर्चा नहीं खोलना चाहता, क्योंकि वो पहले से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसके बाद वो इजराइल को भी खूब हथियार दे रहा है। साथ ही सीरिया और इराक में भी उसकी फौज जंग जैसे हालात से जूझ रही है। शायद इसीलिए अमेरिका एक और जंग में उलझने का जोखिम उठाने से बचना चाहता है, वो भी तब जब सामने ईरान जैसी बड़ी ताकत हो। माना जा रहा है कि इसीलिए पेंटागन ने बयान जारी कर ईरान से तनाव कम करने की कोशिश की और अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने तो यह भी दावा कर दिया कि ईरान भी सीधे इजराइल से भिड़ना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को डर है कि यह युद्ध उसके लिए महंगा साबित हो सकता है और इसलिए ईरान लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और हमास के साथ मिलकर इजराइल को चुनौती दे रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक ईरान ने पिछले कुछ सालों में हथियारों को बनाने में तरक्की की है। उसके पास अब एडवांस ड्रोन से लेकर लंबी दूरी वाली मिसाइलें तक हैं, जिसके बलबूते वो इजराइल का सामना कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो इजराइल से सीधी जंग करना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं और दोनों के पास ईरान से भी बेहतर हथियार हैं। और ऐसे में अगर दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरान का बचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ईरान हिजबुल्लाह और हमास का साथ देकर इजराइल को कमजोर करने में जुटा है। उधर भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जंग में इजराइल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंग में हमास का साथ देने के लिए खूंखार ISIS के बाद अब लश्कर तैयबा की भी एंट्री हो गई है। मतलब हमास का साथ देने के लिए लश्कर तैयबा के आतंकी गाजा पहुंच चुके हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के कैंपों में ट्रेनिंग लेने के बाद इन्हें हमास की मदद के लिए गाजा पहुंचा दिया गया, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि इजराइल को चोट पहुंचाने के लिए तमाम आतंकी संगठन एक हो गए और अब वो मिलकर इजराइल को बहुत बड़ा झटका देने की फिराक में है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों को गाजा तक पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई है और उसी की मदद से लश्कर तैयबा के आतंकियों की एक बड़ी टुकड़ी गाजा पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जिसका नाम उसने हमास सपोर्ट प्लान रखा है। इसके लिए बाकायदा लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि उन्हें पाकिस्तान के इस प्लान की भनक 11 अक्टूबर को ही लग गई थी। मतलब इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के 4 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था और उसने लश्कर तैयबा के आतंकियों की टुकड़ी को ट्रेनिंग देकर हमास की मदद के लिए गाजा तक पहुंचाने का खाका तैयार कर लिया था।
जिसके बाद इजराइल के खिलाफ हुए इस खौफनाक हमले में लश्कर के पहले से शामिल होने का शक भी जताया जाने लगा, क्योंकि दावा है कि हमले के 4 दिन बाद ही पीओके से लश्कर के आतंकियों की बड़ी बड़ी टुकड़ियां रवाना होती देखी गई थी। और खुफिया एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें लश्कर का सबसे बड़ा मददगार तुर्की बना, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लश्कर के आतंकियों की टुकड़ी सबसे पहले तुर्की रवाना हुई। और आरोप है कि तुर्की के जरिए ही आतंकियों को गाजा तक पहुंचाया गया। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद पीओके से सबसे पहले तुर्की पहुंचे और फिर वहां से उन्हें चोरी छिपे गाजा और इजराइल की सीमा तक पहुंचाया गया, ताकि वो इजराइल से जारी जंग में हमास के लड़ाकों की मदद के लिए उतर सकें। सूत्रों का कहना है कि हमास ने अभी लश्कर के आतंकियों को सीधे इजराइल से टकराने की इजाजत नहीं दी। जानकारी के मुताबिक वो सीमा पर जंग लड़ रहे हमास के लड़ाकों की पीछे से मदद कर रहे हैं। मसलन उन्हें लड़ाकों तक खाने पीने का सामान और हथियारों को पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर के आतंकियों को वहां भेजने का फैसला अपनी दुश्मनी की वजह से लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान में आज तक कभी दोस्ती नहीं हुई, जिसकी वजह है फिलिस्तीन। पाकिस्तान फिलिस्तीन को धार्मिक आधार पर एक अलग देश की मान्यता देता है जो इजराइल के गले नहीं उतरता। इजराइल तो पाकिस्तान से इस कदर चिढ़ता है कि वो उसे अलग देश तक नहीं मानता। और यही वजह है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच में ना ही कोई राजनीतिक रिश्ते हैं और ना ही व्यापारिक। मतलब इन दोनों ही देशों के बीच दशकों से दोस्ती की कोई गुंजाइश आज तक नहीं बनी। यहां तक कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजराइल जाने की इजाजत तक नहीं देता। इसके अलावा दोनों ही देशों ने एक दूसरे के यहां अपने दूतावास खोलने की बात पर भी सालों से चुप्पी साधी हुई है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान हमास के हमले का फायदा उठाकर इजराइल से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से पाकिस्तान ने हमास की मदद के लिए अपनी आतंकी ब्रिगेड को गाजा रवाना करने का प्लान बनाया, क्योंकि वहां पहले से ही हमास के लड़ाकों के लिए लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और खूंखार आतंकी संगठन ISIS के आतंकी मौजूद हैं। ऐसे में अगर लश्कर तैयबा के आतंकी वहां पहुंचे तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS ने पहले ही दुनिया के कई देशों में इजराइल के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोला हुआ है और उसने कई देशों में मौजूद इजराइल के दूतावासों पर हमला करने का ऐलान भी किया था। मतलब इजराइल के खिलाफ हमास के साथ दुनिया के कई आतंकी संगठन अब खुलकर सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एक तरफ तो ISIS ने कई देशों में मौजूद अपने लड़ाकों से इजराइल के दूतावासों को निशाने पर लेने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी लश्कर के आतंकियों को गाजा तक पहुंचाकर अपनी दुश्मनी चुकाने का मौका खोज लिया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के फैसले की तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग पर किए गए न्यूज 18 के सवाल पर नेतन्याहू ने भारत पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भारत को एक सभ्य देश बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस दौरान न्यूज 18 के नीरज कुमार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर सवाल किया। हाउ डू यू सी द इंडियाज स्टैंड ऑन UN रिजोल्यूशन? जिसके जवाब में नेतन्याहू ने भारत के इस कदम की तारीफ कर दी। No civilized country, including your country and so many others, would tolerate. ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जारी एक प्रस्ताव में इजराइल पर हुए हमले के मुद्दे पर आतंकवाद की निंदा नहीं की गई, जिसके बाद भारत ने इस प्रस्ताव से खुद को अलग करने का फैसला लिया। जबकि इजराइल हमास में छिड़ी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और हमास के बीच दुश्मनी को खत्म करने के लिए और उनके बीच जारी जंग को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इस दौरान भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग के बीच 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और हमास को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिनका मकसद दोनों के बीच जारी जंग को रोकना और उनके बीच की दुश्मनी को खत्म करना है। संयुक्त राष्ट्र में पेश उस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने, जबकि विरोध में 14 देशों ने वोट किया। वहीं 45 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस प्रस्ताव में हमास और बंधक जैसे शब्द मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में आतंकवाद की भी चर्चा नहीं की गई और इसी प्रस्ताव पर न्यूज 18 से सवाल जवाब में नेतन्याहू ने भारत के इस कदम की तारीफ की। इधर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में फिर गिरावट दर्ज की गई। 2 दिन की तेजी के बाद सेंसेक्स 237 अंक गिर गया और दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ, लेकिन आखिरी कारोबारी घंटे में बाजार लाल निशान पर पहुंच गया, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 237 अंक गिरकर 63,874 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 61 अंकों की गिरावट के साथ 19,079 के स्तर पर बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो।
उधर मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बनाए देश के सबसे बड़े और पहले लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा का उद्घाटन हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, बेटी ईशा अंबानी, बड़े बेटे आकाश अंबानी, उनकी पत्नी श्लोका अंबानी, छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इनके अलावा कार्यक्रम में पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उमड़ी, जिनमें दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ से लेकर माधुरी दीक्षित तक सभी बड़ी हस्तियां समारोह में शामिल हुई। इस मॉल में दुनिया भर में मशहूर लगभग हर नामी ब्रांड के स्टोर हैं, जहां लोग सुबह से शॉपिंग कर सकेंगे। She and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope it will become the best mall in the world. गिला करें तेज पानियों का तो किस ज़बान से, गिला करें तेज पानियों का तो किस ज़बान से, जहां भी चाहा मिले हमें तो वही किनारे। 100 बात की एक बात कही मेहर ने, कहा था उसको कि गहरे पानी में मत उतरना, दिखाई देते नहीं उसे अब कहीं किनारे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।